Hello students, this is video number 21 of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और हम कुछ एलआर सर्किट पे इंपॉर्टेंट और थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स करेंगे। उन प्रॉब्लम्स को समझने से पहले मैं एक दो आपको रिवाइज भी करवाऊंगा और थोड़ी सी एक आध कॉन्सेप्ट भी दूंगा कि किस तरह से हम थोड़े अच्छे सर्किट्स को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि t इक्वल टू ज़ीरो पे एक तो पहली बात कि एक एलआर सर्किट में से करंट कितनी फ्लो करती है, ये एक सिंपल आरएल सर्किट है और इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगी वो किसके बराबर होती है, ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था एंड इट कम्स आउट टू बी आई टी इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू, छोड़ दो आई नॉट इक्वल टू, आई नॉट के बारे में आप अभी बात करेंगे। ये था इसका आंसर जो हमने आई नॉट की वैल्यू लिखी थी वी बाई आर, ये भी मैं आपसे बता ही दिया मैंने आपको। फाइन। अब सर्किट बड़ा हो गया, आर है, काफ़ी ज़्यादा आर हैं, काफ़ी ज़्यादा एल हैं, तब हम उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आई टी का आंसर यही रहेगा, लेकिन व्हाट विल बी द चेंजेस क्या होंगी कि आई नॉट इज इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट करंट। दिस आई नॉट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट करंट जब हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। स्टेडी स्टेट में आने का मतलब होता है कि इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट, ये यानी कि तुम उसको एक रिप्लेस कर सकते हो एक ऐसी वायर के साथ जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। फिर उसके बाद दूसरी बात एक और, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, टी इक्वल टू जीरो प्लस हुआ कि स्विच ऑन करते ही, यहां तो स्विच बनाया नहीं हमने, लेकिन स्विच ऑन करते ही क्या होता है, नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, नो करंट फ्लोज इन द सर्किट बिकॉज इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो ये कुछ बातें पिछली थी, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग, मतलब जस्ट आफ्टर स्विचिंग, इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग क्या होता है, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, और काफ़ी देर तक जब वो सर्किट के अंदर रहता है तो उसके अंदर फिर उसके बाद क्योंकि करंट स्टडी हो जाती है, क्योंकि हमने जो वोल्टेज लगाई है वो कौन सी लगाई है, वो कांस्टेंट वोल्टेज लगाई है, इसलिए करंट उसके बाद स्टडी हो जाती है, नॉर्मल करंट हो जाती है। इंडक्टर ने जो पंगे डालने थे वो डाल दिए क्योंकि उसने डिले कर दिया करंट को। अगर इंडक्टर नहीं होता तो इस सर्किट में से कितनी करंट फ्लो करती, वी बाई आर, तो अभी भी वी बाई आर करेगी, सिर्फ फ़र्क ये होगा टाइम का कि पहले इमीडिएटली वी बाई आर बन जाती थी, लेकिन इंडक्टर की प्रेजेंस के कारण अब भी वी बाई आर बनेगी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा स्टडी स्टेट में आने में। ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, जो डिटेल लेक्चर मैंने आपको आरएल के ऊपर ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट्स के ऊपर आपसे बात की थी। नेक्स्ट कम्स, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए थे लेकिन अब कुछ थोड़े उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस हैं, उन पे ज़रा अच्छे से होल्ड बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, सोलोनॉइड हैज़ अ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी and resistance of 2 ampere. It is connected to a 10 volt battery. How long will it take for the magnetic energy to reach its half of the maximum value? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स करंट किस, आपको मालूम है मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड होती है दैट इज यू से रिप्रेजेंट किया था मैंने, इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर होती है, हाफ एल आई स्क्वेयर है। अब स्क्वेयर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो चाहता है कि मैग्नेटिक एनर्जी 1/4 कब हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू के, जब करंट मैक्सिमम पहुंचती है। आपको मालूम है करंट का ग्राफ ऐसा है, तो जब करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है तो एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन वो बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, 1/4 तब होगी जब करंट हाफ होगी। क्यों, तभी तो देखो, जब करंट को आधा कर दो, जरा करंट को आधा करो, करंट को आधा करो तो क्या होगी, करंट I/2, I/2 का स्क्वायर भी लेना है, एल तो वही है, हाफ इधर आया, तो अब जो ये नया यू आया,
ठीक है, करंट आधा करने पे, तो वो u कितना आया आप चेक करो, वो u/4 आया। वो कितना आया, वो u/4 आया। सिंपल बात याद रखो, इसका मतलब करंट हाफ जब होगी तब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कितनी होगी, 1/4 होगी। ठीक है, 1/4 होगी। तो इसी तरह से आपने करना है, इसको हमेशा याद रखो कि स्क्वायर टाइम्स का चक्कर है, 1/4 का आपने स्क्वायर लेना, जितना भी बोला गया होगा उसका स्क्वायर रूट लेके आपका आंसर आएगा, स्क्वायर रूट लेके। ठीक है, तो ये हमें बात समझ आ गई। अब देखो इसको कैसे करेंगे। वी नो दैट आई टी इक्वल टू, आई टी किसके बराबर होता है, आई टी इक्वल टू होता है आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस R/L टी। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। उसने बोला कि आधी आधी मैक्सिमम करंट के आधा, ये 1/4 का मतलब मैंने अभी पीछे समझाया आधा, तो इसलिए इसको लिखूंगा, इसको लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा 0.5 आई नॉट, या 1/2 आई नॉट इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0.2 टी। ये कहाँ से आया 0.2, आर और एल की वैल्यूज़ आपको गिवन है, वहाँ से निकाला मैंने। ठीक है, फिर इधर से आई नॉट आपका कैंसिल हो गया, फिर मैंने लिखा ई रेज टू पावर माइनस 0.2 टी इक्वल टू 0.5, 0.5। फिर यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, माइनस 0.2 टी इक्वल टू एल एन। लॉग जब उधर जाता है इक्वेशन में तो क्या बन जाता है, एल एन, लॉग नेचुरल। ठीक है, एल एन को हम यहाँ मैं लिख रहा हूँ लॉग टू द बेस ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर लॉग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो नंबर 13 ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, वो आप देख सकते हो वहाँ से। तो ये आ गया माइनस 0.2 टी इक्वल टू दिस। अब यहाँ से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करना मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो इधर से आप इसको ऐसे लिखोगे 0.2 टी इक्वल टू माइनस एल एन 0.5, 0.2 टी इक्वल टू एल एन 2। ये कैसे लिख दिया आपने, 0.5 को मैंने 1/2 पढ़ा, 1/2 को मैंने बोला 2 रेज टू पावर माइनस 1, और हमें एक फॉर्मूला पता होता है लॉग का। क्या मालूम होता है फॉर्मूला लॉग का, यहां लिख रहा हूं कि एल एन एम रेज टू पावर एन, जैसे यहां पे 2 रेज टू पावर माइनस 1 है, इज इक्वल टू होता है एन लॉग एम, एन लॉग एम। तो अगर सीखना है किसी को तो वहाँ से देख सकता है, एक जस्ट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट्स की होगी, तो वहाँ से आपको लॉग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एल एन 2, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, टी इज़ इक्वल टू एल एन 2 की वैल्यू आप याद रख लो 0.698। ठीक है, ये एल एन 2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.5, और यहाँ से मुझे आंसर मिल गया, यहाँ से मुझे आंसर मिल गया कि टाइम कितना आया जब उसको आधी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और उसकी जो मैक्सिमम पावर है उससे उसकी 1/4 हो जाएगी, डैट इज़ टी इक्वल टू 3.465 सेकेंड्स। ठीक है, ये थी कहानी इसकी। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द सर्किट। एक सर्किट दिखाया गया है इधर, इस सब की वैल्यूज़ भी आपको गिवन है, ई R1 R2 R3 सब की वैल्यूज़ गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड द करंट थ्रू R1 एंड R2, ध्यान देना प्लीज़, R1 और R2 में से करंट बतानी है। मैं कहता हूँ R3 की भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, R3 की करंट भी बताऊंगा। इमीडिएटली आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया उस समय इन तीनों रजिस्टर में से करंट कितनी फ्लो करेगी। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस। ध्यान देना, स्विच ऑन करते ही, बाद में नहीं, ऑन करते ही ऐसा होगा, याद रखना। कहां गया इंडक्टर, बिहेव्स लाइक, गायब नहीं हुआ, वो उधर ही है लगा हुआ, लेकिन इट इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट। तो इसलिए R3 का इसीलिए नहीं पूछा उसने, क्योंकि R3 में से करंट फ्लो करेगी 0, और R1 R2 की वैल्यू है 30, तो 50/30 इसमें से करंट फ्लो करेगी R1 और R2 में से, 50/30, 50/30। ठीक है, 50/30 यानी 5/3,
1.67 करंट फ्लो करेगी। ये आपको इधर इतनी लूप में, तो इधर करंट फ्लो करेगी। फर्स्ट का आंसर आ गया आपका कितना, फर्स्ट का आंसर आ गया R1 R2 में से करंट जो फ्लो करेगी डैट विल बी इक्वल टू 5/3 एम्पियर, 5/3 एम्पियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज, काफ़ी देर बाद भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, आओ देखें। काफ़ी देर बाद भी मैंने आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको इंडक्टर को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्टडी स्टेट हैज़ बीन अचीव्ड। जब लॉन्ग टाइम लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि स्टडी स्टेट अचीव कर चुका है। तो स्टडी स्टेट अचीव करने के बाद इंडक्टर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। बीच में पंगे आ जाएगी, स्टार्टिंग में भी पंगा डाल रहा है, स्टार्टिंग में करंट नहीं फ्लो होने दे रहा अपने में से, फिर उसके बाद लेकिन जब उसमें से थोड़ी देर हो जाती है फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसने वो प्रोसेस को डिले कर देता है। इट डिलेज द चेंज ऑफ करंट, जितनी करंट उसमें से बननी थी उसको उसने डिले कर दिया। तो यहाँ पे करंट कितनी, यहाँ पे क्या है R3, व्हाट इज़ देयर R2, यहाँ पे क्या है R1, ये क्या है E। अब ये सर्किट है, इसमें बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूँ। R3 की वैल्यू दी हुई है आपको 30, R2 की वैल्यू दी है 20, ये दोनों आगे आपस में पैरेलल में, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट का कर रहे हैं हम, सेकेंड पार्ट का। तो इसमें R2 और R3 जो हैं आपस में पैरेलल में हैं, यानी कि 30 और 20 पैरेलल में है। 30 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 600/50 यानी कि 12 आंसर आ गया। तो 12 + 10 क्योंकि R1 सीरीज़ में है तो 22 आ गया। तो R इक्विवेलेंट इस छोटे से सर्किट का कितना आ गया, इस छोटे से सर्किट का R इक्विवेलेंट आ गया आपका 22। कितना आ गया 22, ये आना चाहिए आपको। तो 22 जब आ गया तो अब मैं जिसकी मर्जी करंट पूछ लो, तो मैंने बोला R1 R2 की मैं तीनों की निकाल के दूंगा। अच्छा इंडक्टर की भी पूछ सकता था, इंडक्टर क्या है ना, गायब थोड़ा हो गया, इंडक्टर इधर ही है। तो ये IL है, तो IL उतना ही है जितना ये है, जितना कौन है, मैं IL भी निकालूंगा, उसका काम है आगे, ठीक है। IL की करंट वही होगी जो R3 की होगी। आओ देखें कैसे निकालेंगे, आओ देखें। ये कितना ही है 50, ठीक है 50। तो 50/22, 50/22 यहाँ से करंट चलेगी। कितनी करंट चलेगी 50/22। तो 50/22 करंट दो पार्ट्स में और इधर कितनी करंट आएगी R1 में 50/22, R1 में 50/22 है, लेकिन R2 में और R3 में मैं पहले R3 निकालता हूँ। R3 की करंट का क्या नाम रखा मैंने, इंडक्टर की करंट इज़ इक्वल टू 50/22 मल्टीप्लाइड बाय, जिस रजिस्टर की करंट निकालनी है वो नहीं लेना है, दूसरा लेना है। दूसरा कितने, R2 कौन सी वैल्यू का है 20, डिवाइडेड बाय दोनों का सम 50, ठीक है। तो 20/22 आ गया, 20/22। 20/22 कौन सी करंट आई, 20/22 करंट आ गई आपकी IL। तो IL करंट आ गई 20/22, 20/22। तो 50/22 में से 20/22 निकाल दोगे तो 30/22 बच जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है वैल्यूज़। तो मैंने आपको क्या बताया, जो क्वेश्चन था आपका B पार्ट, उसमें आपने R1 की वैल्यू, R1 की करंट कितनी आई, R1 की करंट आ गई ये, R2 की करंट जो आपको पूछी थी वो कितनी आई, दैट इज़ इक्वल टू 30/22। कितनी 30/22। और ये जो IL आया, IL तो मैंने सेपरेट निकाल के दिया आपको 20/22, 10/11। कितनी करंट है 10/11, ठीक है, ठीक है। तो 10/11 ये याद रखेंगे हम, 10/11, 10/11 0.9, 10/11 कितना होता है 0.909, 0.909 एम्पियर करंट आ गई इसकी। ये हमें चाहिए वैल्यू, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको लेके, तो इतना नोट कर। थर्ड पार्ट, इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज रीओपन्ड। अब तुमने स्विच अब ओपन, अचानक ओपन कर दिया। अब तुमने जब अचानक ओपन कर दिया ना स्विच को, तो स्विच जब आपने ओपन कर दिया तो क्या होगा, तो जो इंडक्टर की करंट थी, इंडक्टर मैंने आपको बोला ना चेंजेस नहीं उसको पसंद। जैसे ही तुमने स्विच को ओपन किया तो इंडक्टर अपनी उतनी ही करंट फ्लो करवाएगा जितनी मतलब इमीडिएटली आफ्टर फ्लोइंग। तो जो होगा क्या, द करंट थ्रू R1 कितनी हो जाएगी 0, R1 की करंट 0 हो जाएगी। वो तो है ही है, स्विच ओपन कर दो तो R1 की करंट 0 हो जाएगी। तो R1 की करंट 0 होने के बाद एक बात आपने जो देखनी है यहाँ पे कि स्विच जब आपने रीओपन किया तो इंडक्टर की करंट कितनी निकाली थी, अभी 0.91 निकाली थी ना, 0.909, उतनी करंट यहाँ से फ्लो करेगी इमीडिएटली आफ्टर। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिके करेगी ये करंट, लेकिन स्टार्टिंग में याद है आपको ग्राफ इसका डिके का करंट का ऐसा था, ठीक है। ये तो 0 हो गया ना, इसको तो स्विच नहीं खत्म कर दिया, स्विच ओपन कर दिया तो यहाँ से कैसे करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये तो कितनी करंट फ्लो करेगी थर्ड पार्ट में जो हमने करंट निकाली थी कितनी 20/11, उतनी करंट फ्लो करेगी इस पूरी लूप में, ठीक है। इस पूरी लूप में कितनी करंट फ्लो करेगी
इंडक्टर क्योंकि करंट की चेंजेस नहीं चाहता, उसके अंदर जितनी करंट फ्लो कर रही थी वो उतनी करवाना चाहता था, लेकिन अब हुआ क्या, मजबूरी ये हो गई कि आपने क्या कर दिया, स्विच को रीओपन कर दिया। रीओपन करने से क्या हुआ कि अब जो करंट उसमें से थी वो उतनी करंट थोड़ी देर के लिए फ्लो करवाएगा, फिर अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम वो करंट जीरो होनी है। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसका आंसर जीरो है। फोर्थ पार्ट का आंसर जीरो है, क्योंकि ये मैंने बताया आपको, इंडक्टर ने तो अल्टीमेटली अपनी सारी एनर्जी लूज़ करनी है, तो वो तो जीरो होना ही होना है। लेकिन स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो करेगी वो उतनी करेगी जितनी उसके अंदर से करंट फ्लो कर रही थी, दैट इज़ 20 अपॉन कितना निकाला था हमने, 11, 20 अपॉन 22, 20 अपॉन 22 है, सॉरी 10 अपॉन 11 लिखो आप, 10 अपॉन 11 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो करेगी, विच इज़ 0.91। तो ये इसकी कहानी है, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ चीज़ें हमने सीखी कि किस तरह से इस तरह से बड़े सर्किट्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से हमने इन सब इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 400 मिली हेनरी, यानी कि 0.4 हेनरी, एंड द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ohms ईच are connected to a battery of EMF 12 volt are shown in the figure. The internal resistance of battery नहीं लेनी. The switch S is closed at t equal to 0. t equal to 0 पे switch S को close किया और मुझे बोला गया पोटेंशियल ड्रॉप निकालो किसका, इंडक्टर का, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई बात नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप और क्रॉस इंडक्टर यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला हमें याद है, एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी, आई टी लिखना चाहिए ज़रूर, यहाँ नहीं लिखो लेकिन अपने मन में ज़रूर बोलो एटलीस्ट। तो एल डी आई बाई डी टी जब हम बोलेंगे तो आपको इतनी बात इससे क्लियर होगी कि डी, तो मुझे आई टी चाहिए, और आई टी का फॉर्मूला हमें बड़े अच्छे से याद है, आई टी इज इक्वल टू देखो अब ऐसे लिखना चाहिए आपने, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल टी। तो मैं उसकी जगह लिख रहा हूँ टी अपॉन टाउ, जब सर्किट थोड़ा बड़ा हो जाए ये बेटर है इसके लिए लिखना। टाउ इज़ द टाइम कांस्टेंट, ठीक है, वो आर बाई एल तब तक चलेगा जब तक एक ही रजिस्टर हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही करना था, लेकिन वहाँ पूछा ही नहीं था ऐसा कुछ, वहाँ करंट निकालने को बोला ही नहीं था। अब यहाँ क्या करोगे आप, ये करंट लिख दी, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए आई नॉट और एक चाहिए मुझे टाउ। अगर ये दो चीज़ें पता चल जाएं तो मुझे इक्वेशन पूरी पता चल गई, और एक बार इक्वेशन पता चल गई तो एल डी आई बाई डी टी भी निकल गया, तो नॉट अ बिग डील। आई नॉट कैसे निकालते हैं, उसमें आप लोग आई नॉट निकालने के लिए आपने सिर्फ ये देखना होता है कि इंडक्टर में से स्टडी स्टेट पे करंट कितनी जाएगी, इंडक्टर में से स्टडी स्टेट में करंट कितनी जाएगी। स्टडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट, स्टडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट, मतलब इसको एक वायर से रिप्लेस कर दो, कर दिया हमने। अब ये दोनों रजिस्टर आपस में क्या है, पैरेलल में। जब ये पैरेलल में है तो ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, दोनों 2 हैं, दोनों 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ कितनी वोल्टेज है, 12 वोल्ट, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, टोटल करंट कितनी चल पड़ी यहाँ से, 12 एम्पियर। लेकिन मुझे इंडक्टर की करंट निकालनी है, इंडक्टर की करंट मतलब कि यहाँ से कितनी करंट जाएगी, यहाँ से इसमें से करंट उतनी जाएगी जितनी इस पाथ में आएगी, वो आधी आएगी, क्योंकि 2 और 2 पैरेलल में तो आधी आएगी। तो दिस बिकम 6 एम्पियर। तो आई नॉट की वैल्यू 6 एम्पियर है, तो आई नॉट की वैल्यू 6 एम्पियर है, पता चल गया। अब टाउ कैसे निकालें, टाउ के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, आई नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, आई नॉट कम्स आउट टू बी 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर करंट आ गई। इसके बाद टाउ भी निकाल लेते हैं। अब टाउ निकालने के लिए क्या करना है, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए ध्यान देना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, कई बार सिर्फ टाउ भी पूछा जा सकता है आपको। आपने क्या करना है, जितनी भी सोर्सेज लगे हैं सबको शॉर्ट कर देना। सोर्स मतलब ये वाला, कर दिया बंद, कर दिया जी बंद, ऐसा आया। इंडक्टर को ऐसे ओपन रखना है, ठीक है, इंडक्टर को ओपन करना है, ऐसे रखना है, और इंडक्टर की जगह एक सोर्स लगा देना, याद रखना प्लीज़, इंडक्टर की जगह आपने एक सोर्स लगा देना है ऐसे, ठीक है। और देखना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना आया, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आया, इस सर्किट का R1 R2, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या आया। पहली बात ये कि R1 के साथ पैरेलल में क्या है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैंने बताया हुआ है, किसी भी रजिस्टर के साथ पैरेलल में इस तरह का शॉर्ट सर्किट आ जाए तो ये दोनों कट जाते हैं, दोनों नहीं, जो रजिस्टर इसके साथ पैरेलल में और रिडंडेंट होता है उसको हटा दो,
हटाने के बाद इधर क्या बचा, R2, तो R2 बचा। हमें मालूम है कि टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखोगे आप, आप L बाई बोलते थे ना, L बाई आर, अब आज के बाद बोलोगे R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट कौन सा, जो मैंने जैसे आपको अभी निकालना सिखाया। दोबारा बोलता हूँ, सोर्सेज जितने भी हों उनको शॉर्ट कर दो, गायब कर दो और शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के बाद आपने जो इंडक्टर है उसको भी हटा देना और उसकी जगह एक सोर्स लगा देना है, क्योंकि आपने आर इक्विवेलेंट निकालना है। और आपको मैंने क्लियर किया हुआ है कि आर इक्विवेलेंट निकालते टाइम आपको पोजीशन ऑफ द सोर्स चाहिए होता है। तो पोजीशन ऑफ द सोर्स कौन बन जाता है, जहां आपका पोजीशन ऑफ द इंडक्टर था। और फिर इस सर्किट का आपने आर इक्विवेलेंट निकाला, डेट कम्स आउट टू बी R2 ओनली। ठीक है, ये छोटा सा था, इसमें आर इक्विवेलेंट आया कितना, तो L की वैल्यू कितनी है 0.4, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई R2 यानी 2, यानी टाइम कांस्टेंट कितना आ गया आपका 0.2। टाइम कांस्टेंट कितना आ गया 0.2, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई आपकी 0.2 सेकेंड्स। याद रखना इसकी यूनिट सेकेंड्स होते हैं। तो 0.2 सेकेंड जैसे ही आया, फिर मेरे को क्या याद आया, फिर मुझे वो इक्वेशन याद आई जिसमें आपने I0 अभी पीछे निकाल के आए थे। I0 की वैल्यू आप निकाल के लाए थे 6 एम्पियर। तो यहां से मैंने IT पूरा निकाल लिया। IT कम्स आउट टू बी 6 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0. नहीं, T अपॉन 0.2। T अपॉन 0.2 क्या हुआ, क्योंकि T अपॉन टाउ होता है, अपॉन होता है ना, ये L बाई आर निकाला आपने, आपको R बाई एल चाहिए, तो R बाई एल इसका उल्टा -5T आ गया, -5T आ गया। ठीक है, फिर आपको पूछा क्या हुआ है, आपको पूछा हुआ है LdI/dt, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए आपको LdI/dt करना पड़ेगा। ये लो, मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखो आप अच्छे से, VL यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू LdIT/dt। नहीं भी लिखो IT, लेकिन बोलो ज़रूर। तो इसका डेरिवेटिव और L से मल्टीप्लाई, L कौन है 0.4, L की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 और 0.4 के बाद DI/dt निकाल रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज़। DI/dt निकालने से पहले इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। 6 - 6 ऐसे बोलो, 6 - 6 ई रेज टू पावर -5T। तो क्या बन जाएगा ये, इट बिकम्स 30 बन जाएगा, 30 ई रेज टू पावर -5T। आप करके देखो आराम से, मैंने आपको एक बार पहले भी करके दिया था। ठीक है, आराम से करो। ये इसका आंसर बना, ये बन गया 12 ई रेज टू पावर -5T एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था, हमने निकाल दिया। तो VL की वैल्यू कितनी आ गई, 12 ई रेज टू पावर -5T वोल्ट। तो ये आपका आंसर है, और इसको अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है आफ्टर द स्टडी स्टेट इज रीच्ड, स्टडी स्टेट आ चुकी है। जब स्टडी स्टेट आ जाएगी तो इस इंडक्टर में से कितनी करंट फ्लो करेगी, I0, जो हमने अभी निकाली 6 एम्पियर, चल गया पता। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट थ्रू R1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, द स्विच इज ओपन, ये मैंने पढ़ा नहीं, द स्विच इज ओपन, स्विच को तुमने ओपन कर दिया। जब स्टडी स्टेट आ गया उसके बाद तुमने स्विच को ओपन कर दिया, पहले क्लोज किया था, अब ओपन किया। ओपन करने के बाद सर्किट कैसा बनेगा, पहले वो बना लो। ओपन करने के बाद अब डिके ऑफ करंट का क्वेश्चन आ गया ना, पहले ग्रोथ ऑफ करंट का था। इसमें से इंडक्टर में से करंट आपको पता है कितनी जा रही है, 6 एम्पियर। ठीक है, 6 एम्पियर जा रही है, मालूम है। तो इसलिए फिर डिके के टाइम पे ये ग्राफ है। ठीक है, जिसकी इक्वेशन क्या थी, I0 ई रेज टू पावर -R/LT। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे टाउ वो नहीं है, R/L ये नहीं है। R/L हमेशा क्या होगा, R इक्विवेलेंट अपॉन L। और मैंने आपको अभी बताया कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। ये टाउ नहीं है, ये 1/टाउ लिखा है मैंने, घबराना नहीं। देखो, ये आपका सर्किट था। तो ये आपके सर्किट में क्या देखा हमने, कि क्या बोला मैंने, जब स्विच ओपन किया इंडक्टर में से करंट कितनी फ्लो कर रही है वो हमें समझ आ गया। आपको मालूम है अब ये डिके का क्वेश्चन आ गया, तो डिके के क्वेश्चन में आपको मालूम है करंट ने ऐसे फॉल करना है, सिखाया है आपको। डिके ऑफ द करंट में ये वैल्यू होती है I0 की, I0 से ही गिरेगा वो। ठीक है, एक क्वेश्चन किया हमने, उसने बोला था स्विच ओपन करते ही कितनी करंट फ्लो करेगी, करते ही इतनी करंट फ्लो करेगी 6 एम्पियर, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपने, आपको ज़रूरत किसकी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको ज़रूरत है इस R/L की, लेकिन ये R/L नहीं लिखना चाहिए था, मुझे क्या लिखना चाहिए था, R इक्विवेलेंट अपॉन L। अब R क्या लोगे इधर, R इक्विवेलेंट अपॉन L। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, कैसे निकालें इसका R इक्विवेलेंट, ये देखना है।
इसकी जगह आपने लगा देनी है बैटरी, और अगर कोई सोर्स है तो उड़ा दो उसको, है ही नहीं तो उड़ाना क्या, ठीक है। ये लगा दी, इंडक्टर को भूल जाओ। और इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बोलो 4 है, बिल्कुल 4 है। 4/0.4, 4/0.4 कितना हो गया, 4/0.4 10 हो गया, 10 हो गया, बिल्कुल 10 हो गया। तो इसलिए क्या आंसर आया। तो और अगर कोई पूछे टाइम कांस्टेंट कितना आया, तो टाइम कांस्टेंट आया L/R इक्विवेलेंट, उसमें R इक्विवेलेंट अपॉन L नहीं लिखना, वो आ गया L कितना 0.4 इक्वल टू 0.1। लेकिन जब मैंने इधर डालना है तो मुझे 1/τ चाहिए होता है, ध्यान देना है प्लीज़, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका आई टी का, फंक्शन ऑफ टाइम टी। किस में से करंट पूछी थी, R2 में से। वो R2 की करंट नहीं, वो इंडक्टर की करंट होती है, ठीक है। R2 में से करंट वो सेम फ्लो करेगी, इसलिए आंसर आ गया आपका आई टी इक्वल टू IRT। R2T लिख दो, पेपर में बोला हुआ है आपको कि क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो इक्वल टू 6e⁻⁻10t, 6e⁻⁻10t, 1/τ लेना है ना, तो 1/0.1 कितना हो गया, 10। ये इसकी कहानी है। अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमने आज किए, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।